Hello CA final students, I am recording part number 2 of the chapter Professional Ethics. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स को। तो देखो, मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको कब मिलती है? जब आप एप्लीकेशन देते हो मेंबरशिप के लिए। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन बाय द काउंसिल, एप्लीकेंट्स नेम शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या बताता है अपन को? सेक्शन 19 बताता है कि क्या क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है। तो उसमें लिखा होता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, रेजिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस, डेट ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, क्या मेंबर के पास सीओपी है या फिर कोई अदर प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स। तो ये बेसिकली कंटेंट ऑफ क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। फिर अपन चलते हैं डिसेबिलिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप। तो सेक्शन 8 बताता है डिसेबिलिटीज़ क्या क्या है। तो अगर आपकी 21 साल से उम्र कम है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर द मेंबरशिप। तो अगर आपकी 21 साल से कम एज है तो यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। या फिर अगर आप अनसाउंड माइंड के हो एंड स्टैंड सो एडजस्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो मतलब आप अनसाउंड माइंड के हो प्लस कोर्ट ने भी ये मान लिया है, ठीक है। ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो मेंबर नहीं बन सकता। अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो मेंबर तभी बन सकता है जब वो कोर्ट से ये सर्टिफिकेट ला दे कि उसकी इंसॉल्वेंसी मिसफॉर्चून की वजह से हुई थी, है ना। या फिर अगर उसे कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया, ही हैज़ बिन कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्व इन मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। तो मतलब उसने ऑफेंस किया इन्वॉल्व इन मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, या फिर और ऑफन ऑफेंस नॉट ऑफ अ टेक्निकल नेचर, या फिर कुछ ऐसा ऑफेंस किया जो कि टेक्निकल नेचर का नहीं है। टेक्निकल नेचर मीन्स मतलब जैसे ऑडिट रिलेटेड, मतलब नॉट ऑफ अ टेक्निकल नेचर मीन्स कि उसमें स्टैंडर्ड्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो तो फिर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में आएगा, इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। ये कौन से है, ये किस टाइप के ऑफेंस है जो कि टेक्निकल नेचर के नहीं रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली हमारे ऑफेंस हो गए अलग नेचर के, क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है। कमिटेड बाय हिम इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी अनलेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस ही हैज़ बिन ग्रांटेड ए पार्डन। या तो उसे माफ़ी मिल गई है या फिर उसने एप्लीकेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिमूव्ड हिज डिसेबिलिटी। तो या तो उसे माफ़ी मिल गई है या फिर उसने एप्लीकेशन दी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिमूव्ड हिज डिसेबिलिटी, और या फिर उसे पहले कभी रिमूव किया गया है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो रिमूवल कौन से सेक्शन में होता है? रिमूवल होता है सेक्शन 20 के अंदर। तो सेक्शन 20 में आपका रिमूवल हुआ है तो आप कभी भी मेंबर नहीं बन सकते अंडर सेक्शन 8। तो ही हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन बिन फाउंड ऑन इंक्वायरी टू हैव बिन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। तो आपका नाम हटा दिया गया है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ड्यू टू प्रोफेशनल या फिर अदर मिसकंडक्ट, है ना। तो अगर मैं बोलूँ सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 एंट्री के टाइम पे देखा जाता है, जब मैं मेंबर को एंटर कर रहा हूँ इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो क्या देखा जाता है? सबसे पहले कि वो 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट था तो उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट इट वॉज ड्यू टू मिसफॉर्चून एंड ही हैज़ नॉट बिन कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्व इन मॉरल टर्पिट्यूड। या फिर अगर हुआ है तो उसके लिए उसे या तो पार्डन मिल गया या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसने एप्लीकेशन दी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग हैज़ रिमूव्ड हिज डिसेबिलिटी। या फिर उसका कभी भी नाम रिमूव नहीं हुआ है ड्यू टू प्रोफेशनल या फिर अदर मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 20। ये यहाँ पे सेक्शन 20 का रेफरेंस है। अब देखो, अब अपन ने पढ़ा सेक्शन सबसे पहले 19 पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर क्या बोलते 8। तो सेक्शन 19 और 8 अपन को लर्न हो गए। टाइप्स ऑफ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होता है ACA एंड एक होता है FCA। तो जब भी आप मेंबर बनते हो तो आप पहले 5 साल के लिए आप ACA रहते हो। एनी पर्सन हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर शैल बी कॉल्ड एज एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब आप फेलो मेंबर कब बनते हो? जब आप ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन मूव ऑन करते हो प्लस पैसे देते हो, ठीक है। और आप अगर एसोसिएट रहे हो हु हैज़ बीन इन कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब वो भारत में प्रैक्टिस कर रहा है, एक एसोसिएट मेंबर जो कि भारत में प्रैक्टिस कर रहा है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो वो 5 साल से भारत में प्रैक्टिस कर रहा है और वो एप्लीकेशन देता है और फीस देता है, तो ही कैन बी एडमिटेड एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, है ना। या फिर कोई ऐसा मेंबर हु हैज़ बीन एन एसोसिएट फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स, जो कि एसोसिएट रहा पिछले 5 साल में। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस वाला पॉइंट है ये यहाँ पे नहीं लगेगा। एंड हु पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द काउंसिल एंड ही हैज़ एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू द एक्सपीरियंस ऑफ अ चार्टर अकाउंटेंट हु हैज़ बिन इन अ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, या तो वो एसोसिएट रहा 5 साल के लिए एंड वो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में रहा इन इंडिया फॉर
5 ईयर्स तो वो तो क्लॉज नंबर ए में आ जाएगा। लेकिन अगर वो एसोसिएट मेंबर रहा 5 साल के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं था, मतलब वो सर्विस कर रहा था, या फिर वो प्रैक्टिस भारत में नहीं कर रहा था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इज इक्विवेलेंट टू द क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस ऑफ अ चार्टर अकाउंटेंट जो 5 साल का होता है, तो फिर उसे फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट मान लिया जाएगा अगर वो फीस देता है ऑन एप्लीकेशन। तो ये अपना पॉइंट हो जाता है। अब अपन नाम कब कब रिमूव कर देंगे, जब या तो वो मर गया है, ठीक है, या फिर फ्रॉम होम अ रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव, तो या तो मैंने जिस बंदे ने खुद ही अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर दी, या फिर जिसने फ़ीस पे नहीं करी, तो जैसे मेंबरशिप की फ़ीस होती है, या तो उसने वो फ़ीस नहीं दी, या फिर उसको मतलब कभी भी डिस्क्वालिफिकेशन में पाया जाता है अंडर सेक्शन 8, मतलब कभी भी उसे ऐसा मतलब उस मेंबर को अगर सेक्शन 8 की डिस्क्वालिफिकेशन इंकर होती है तो उसे नाम हटा दिया जाएगा। तो अगर वो या तो डेड हो जाता है, या फिर उससे रिक्वेस्ट आई है, या उसने मेंबरशिप फीस नहीं दी है, या फिर हु इज़ फाउंड टू हैव बीन सब्जेक्ट एट द टाइम व्हेन हिज नेम वाज एंटर्ड, या फिर एट एनी टाइम देयर आफ्टर, तो अगर कभी भी उसे सेक्शन 8 की डिसेबिलिटीज़ अट्रैक्ट होती है तो ही विल बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 20। तो आपको लिंक समझना है, जब एंट्री होती है तो सेक्शन 8 देखा जाता है, एक बार सेक्शन 8 हो गया तो फिर वो रिमूव होता है अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 में वापस सेक्शन 8 का रेफरेंस है, तो अगर वो सेक्शन 20 में सेक्शन 8 की कोई भी डिसेबिलिटी फ्यूचर में इंकर करता है तो ही विल बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 20। तो अगर आपका नॉन पेमेंट ऑफ फीस की वजह से अगर आपका मतलब नाम रिमूव हुआ है, तो अगर आप पैसा दे दो तो इट विल बी रीस्टोर्ड, देन ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑन पेमेंट ऑफ द एरियर्स इट विल बी रीस्टोर्ड। अब अपन रीस्टोरेशन की बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 19 में। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, अगर अपन देखें तो अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट पढ़ा, फिर अपन ने सेक्शन 8 पढ़ा डिसेबिलिटीज़, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर, सेक्शन 20 रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ रजिस्टर। अब अपन पढ़ने वाले हैं रीस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप, तो रेगुलेशन 19। तो अगर आप मान लो आपने मेंबरशिप फीस नहीं दी थी और अब आपने दे दी, तो जब आप मतलब देखो आपने नहीं दी थी और दे दी अब, ठीक है, तो अगर आपने विद इन सेम ईयर दे दी तो आपका नाम जिस दिन रिमूव हुआ था मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका नाम रिस्टोर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन एंड द रिक्विजिट फीस आर मेड विद इन द सेम ईयर ऑफ द रिमूवल। तो मतलब जिस दिन रिमूवल हुआ उसी साल में मैंने एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन और जो मेंबरशिप फीस थी वो दोनों दे दी, तो मेरा जो मेंबरशिप रीस्टोर होगी इट विल बी फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब वो शुरू से मतलब जिस दिन रिमूव हुई थी उसी दिन से रिस्टोर हो जाएगी। इसका मतलब मेरी कभी मेंबरशिप हटेगी नहीं, एक तरीके से लॉजिकली देखें तो इट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर मैं सेम साल में पैसा दे देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, सेम साल में पैसा देना। अगर मैं लेकिन अगले साल में देता हूँ तो जहाँ पे मैंने रिस्टोरेशन शैल बी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन एंड फीस आर रिसीव, तो जिस दिन मैंने एप्लीकेशन एंड फीस दी उस दिन से रिस्टोर होगी। तो अगर मैंने विद इन द सेम ईयर दे दिया तो रेट्रोस्पेक्टिव से हो जाएगी वो मेरी मेंबरशिप रिस्टोर, लेकिन अदरवाइज वो मेरी क्या से होगी जब वो पैसा मिलेगा। या फिर अगर कोई बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लेके मेरे अगेंस्ट मेरे नाम हटाया है, रिमूवल किया है, तो ये जो रिस्टोरेशन होगा इट विल बी अकॉर्डेंस विथ सच ऑर्डर्स, तो ये ऑर्डर्स में लिखा होगा उस हिसाब से होगा। अब अगर आप देखो कोई बंदा अगर नहीं है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट का और वो बोलता है कि मैं मेंबर हूँ, या फिर वो डेजिग्नेशन यूज़ करता है चार्टर अकाउंटेंट, तो वो बंदा मेंबर नहीं है लेकिन वो बोलता है कि मैं मेंबर हूँ, या फिर वो डेजिग्नेशन यूज़ करता है चार्टर अकाउंटेंट, या फिर वो बंदा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है उसके पास। देखो मेंबर के दो टाइप्स होते हैं, इन प्रैक्टिस इन सर्विस, तो उसके पास COP नहीं है लेकिन वो तब भी बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो जो बंदा CA नहीं है वो बोलता है कि मैं CA हूँ, या फिर वो डेजिग्नेशन यूज़ करता है CA, या फिर जो बंदा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है जिसके पास और वो बोलता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पहली बारी में 1000 रुपये और दूसरी बारी में उसके ऊपर 6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है और 5000 रुपये का फ़ाइन, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ पहले बारी में 8000 रुपये, दूसरी बारी में 6 महीने की जेल की सज़ा, 5000 या फिर बोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। CA नहीं है, CA बोलता है, या फिर डेजिग्नेशन यूज़ करता है, या फिर CA है लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है फिर भी बोलता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो इट विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी अंडर सेक्शन 24। अब अपन चलते हैं CA इन प्रैक्टिस की क्या डेफिनेशन है। CA इन प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है। CA इन प्रैक्टिस का मतलब होता है जो कि मेंबर है और जिसके पास COP है। तो पहले ही तो डेफिनेशन ये है, तो मतलब पहला पार्ट क्या है, जो मेंबर है एंड जिसके पास COP है। दूसरा पार्ट क्या है, मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस एंड इंक्लूड सच मेंबर्स हु आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। मतलब जो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मेंबर्स है दैट इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब उन्हें ऐसा माना जाएगा कि वो
COP होल्ड करते हैं। तो अगर मतलब कोई बंदा 2 क्लॉज 2 जो अभी हम पढ़ेंगे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, अगर उसकी डेफिनेशन में कवर हो जाता है तो उसे डीम्ड CA इन प्रैक्टिस मान लिया जाता है। तो ये इस इंपॉर्टेंस, इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है। अब अपन चलते हैं सेक्शन नंबर 6 के अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ द COP। ठीक है, तो नो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल प्रैक्टिस अनलेस उसके पास COP है। तो अगर देखो वो बंदा मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस, मतलब अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में अगर वो बंदा डीम्ड टू बी प्रैक्टिस बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, CA इन प्रैक्टिस। लेकिन सेक्शन 6 क्या बोलता है, नो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी एंटाइटल टू प्रैक्टिस, ठीक है, अनलेस ही इज ऑब्टेन फ्रॉम द काउंसिल और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो मतलब वो तब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा जब तक वो COP ना ले ले। तो अगर बंदा कोई डीम टू बी प्रैक्टिस हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, नहीं तो वो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा ऑफ सेक्शन नंबर 6। देखो अपन ने CA इन प्रैक्टिस की डेफिनेशन पढ़ी कि या तो वो बंदा जो कि मेंबर है और जिसके पास COP है, या फिर वो बंदा जो कि डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है। तो अगर कोई बंदा डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हो गया लेकिन उसने अभी तक COP नहीं लिया है तो वो गिल्टी हो जाएगा अंडर सेक्शन 6, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, नो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी एंटाइटल टू प्रैक्टिस इफ अनलेस ही हैज ऑब्टेन फ्रॉम द काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस। तो अगर वो बंदा COP नहीं लेता है तो ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी अंडर सेक्शन नंबर 6। अब अपन चलते हैं सबसेक्शन 2, एवरी सच मेंबर शैल पे सच एनुअल फीस। इन्हें एनुअल फीस देनी पड़ती है, जैसे मेंबरशिप फीस होती है वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस होती है। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी कैंसल बाय द काउंसिल अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो वो उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, तो उन्हें फीस देनी पड़ेगी, इन्हें कैंसिल भी किया जा सकता है। अब अपन चलते हैं द काउंसिल इज ऑफ द व्यू। अब देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, देखो मैं आपको पहले ना पूरा फ्लो रिवाइज करा देता हूँ। सेक्शन 19 में हमने पढ़ा पर्टिकुलर्स, सेक्शन 20 में अपन ने पढ़ा सेक्शन 20 में पढ़ा रिमूवल ऑफ नेम। रिमूवल ऑफ नेम से पहले आ रहा है सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी, ठीक है, सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी वो एंट्रेंस के टाइम पे देखी जाती है। और सेक्शन 20 का कब देखा जाता है, जब वो बंदा मेंबर बन जाता है ना, ये फ्लो है अपना। सेक्शन 8, सेक्शन 19, सेक्शन 20। अब अपन चलते हैं, अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मेंबर्स पढ़ लिया, अभी डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं पढ़ा। सेक्शन 6 भी अपन ने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ COP। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा कि कोई भी बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना ले ले, उसे मेंबर जैसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस देनी पड़ेगी, और काउंसिल चाहे तो उसकी COP को कैंसिल कर सकता है अंडर सच रेगुलेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये अपन ने सेक्शन 6 भी कवर अप कर लिया। अब अपन चलते हैं कि अगर एक बंदा कभी मेंबर बन जाता है, ठीक है, अगर मैं मेंबर बन जाता हूँ, है ना, और मेरी क्या करा COP सरेंडर हुई। देखो मेंबर दो चीज़ें कर सकता है, अगर आप समझ पा रहे हो, मेंबर या तो प्रैक्टिस कर सकता है या सर्विस कर सकता है, दो चीज़ें हो सकती है मेंबर की। तो मतलब मेरा क्या हुआ, मैं मेंबर था लेकिन मेरी क्या किया, मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना मैंने सरेंडर कर दिया, मतलब इंस्टीट्यूट ने मेरा COP कैंसिल किया, मेरी मेंबरशिप कैंसिल नहीं करी। अब क्या है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, अभी भी मैं मेंबर तो हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, बस फ़र्क क्या है, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ तो भी मैं इंस्टीट्यूट की रेगुलेशन से बाउंड होऊंगा, और एंड आई कैन नॉट अपीयर बिफोर द इनकम टैक्स। तो जो चीज़ मैं CA इन प्रैक्टिस के रूप में कर सकता था, अगर मैं, अब मेरी प्रैक्टिस वाली डिग्री तो रही नहीं, वो मेरी सस्पेंड हो गई, लेकिन मैं आज भी मेंबर हूँ, मेंबर तो हूँ मैं आज भी, ठीक है, तो अब मैं वो अपीयर नहीं हो सकता बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो ये यहाँ पे क्या बोला, वंस द पर्सन कंसर्न बिकम्स अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ही इज बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द CA एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन, ठीक है, इफ एंड व्हेन ही अपीयर्स बिफोर द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल एज एन इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव ही कुड सो अपीयर ओनली इन हिज कैपेसिटी एज अ CA एंड अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो वो तभी अपीयर हो सकता है एज अ CA एंड अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। Having as it were brought himself within the jurisdiction of the CA Act and regulation, he could not set them at naught, मतलब उन्हें set aside नहीं कर सकता अगर वो member है अभी भी and he has been punished from suspension from the practice, मतलब उसे जो suspend किया गया है वो सिर्फ practice से suspend किया गया है, वो आज भी member है, तो वो income tax में आज appear नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस समय जब appear होता था तो वो member plus CA in practice appear होता था, ठीक है, लेकिन आज उसके पास CA in practice नहीं है, तो अब वो सिर्फ member की कैपेसिटी में प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो अगर हाँ, लेकिन अगर मान लो वो मेंबरशिप भी सरेंडर कर दे तो फिर वो अपीयर हो सकता है, अगर वो मेंबरशिप भी सरेंडर कर दे ना तो वो अपीयर हो सकता है। तो अगर अपन ये क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे क्या है, 8 CA इन प्रैक्टिस है जो कि सस्पेंड हो गया है प्रैक्टिस से फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। उसे किससे सस्पेंड किया, प्रैक्टिस से, मेंबरशिप से सस्पेंड नहीं हुआ है वो, है ना, एंड उसने अपना सरेंडर कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ सस्पेंशन दो द मेंबर डिड नॉट अंडरटेक एनी ऑडिट असाइनमेंट, ऑब्वियसली बात है, अब उसके पास COP नहीं है तो वो ऑडिट कर नहीं पाएगा। ही अंडरटुक रिप्रेजेंटेशन असाइनमेंट फॉर इनकम टैक्स। तो देखो अब जो पहला वो काम कर रहा था इनकम टैक्स का,
वो क्या कर रहा था, मेंबर प्लस सीए इन प्रैक्टिस के रूप में कर रहा था। अब इसका सीए इन प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, तो अब सिर्फ ये मेंबर है, तो क्या अब वो काम कर पाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि पहले क्या कैपेसिटी थी, मेंबर प्लस सीए इन प्रैक्टिस। आज की डेट में क्या है, सिर्फ मेंबर। अगर सीए इन प्रैक्टिस की मतलब उसका सरेंडर हो रखा है ना, लेकिन अगर मान लो आज की डेट में मेंबर भी नहीं होता, मतलब क्या था, पहले क्या था, मेंबर प्लस सीए इन प्रैक्टिस, आज की डेट में ये मेंबर नहीं है, और इनकम टैक्स में अलाउड है कि कोई भी बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब फिर आप मना नहीं कर सकते उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अभी तो वो गिल्टी है इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन अगर मान लो उसकी मेंबरशिप भी सरेंडर हो जाती, देन ही वुड नॉट हैव बीन गिल्टी। दस इन द इंस्टेंट केस अ सीए वुड नॉट बी अलाउड टू रिप्रेजेंट बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर अ पीरियड, ही रिमेन सस्पेंडेड। तो जब तक वो सस्पेंडेड है फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, देन ही कैन नॉट प्रैक्टिस। अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब अपन पढ़ते हैं कब अपन रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी कर सकते हैं, कब अपन रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी कर सकते हैं। अभी अपन ने रेगुलेशन नंबर 19 में पढ़ा था, रेगुलेशन नंबर 19 में पढ़ा था रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ क्या बोलते हैं, सीओपी। तो कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन सबसे पहले अपन पढ़ें, जो अभी अपन ने पहले पढ़ा था वो सेक्शन 20 में रिमूवल पढ़ा था मेंबरशिप से, और रेगुलेशन 19 में पढ़ा था रिस्टोरेशन ऑफ द मेंबरशिप। अब जो अपन पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 10 एंड रेगुलेशन 11। रेगुलेशन 10 में क्या है, कैंसिलेशन, यहाँ पे क्या है, रिस्टोरेशन। तो रेगुलेशन 10 पढ़ते हैं अपन। तो कब कब आप सर्टिफिकेट ऑफ मतलब सीओपी से आपका नाम हटाया जा सकता है, तो जब आपका नाम रजिस्टर से ही रिमूव हो गया अंडर सेक्शन 20। तो ऑब्वियसली बात है, आप मेंबर ही नहीं हो तो आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर वो बंदे ने सोच लिया कि भाई अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं थक गया, मेरे को नहीं करना प्रैक्टिस, तो वो तब, ठीक है। तो या तो मेरा नाम रिमूव हो गया अंडर सेक्शन 20, या फिर मुझे इनकरेक्ट बेसिस पे वो सर्टिफिकेट मिला था, या फिर मेरी इच्छा नहीं है प्रैक्टिस करने की, या फिर मैंने अपनी पेमेंट नहीं करी अप टू द 30th डे ऑफ सितंबर। तो 30 सितंबर तक मुझे सीओपी की फ़ीस देनी पड़ती है। तो अगर मैंने वो फ़ीस नहीं दी तो मेरा नाम हटा दिया जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ द सीओपी। और जब सीओपी कैंसिल हो जाती है, द होल्डर शेल सरेंडर द सेम टू द सेक्रेटरी, तो मुझे वो सेक्रेटरी को सौंप देना है। अब अपन चलते हैं रेगुलेशन 11। तो अब अपन रिस्टोरेशन कब करा सकते हैं, देखो रिस्टोरेशन में सेम फंडा लगाओ जो अपन ने रेगुलेशन 19 में पढ़ा, कि अगर आपने सेम ईयर में जिस ईयर में रिमूवल हुआ था उसमें आपने एप्लीकेशन एंड फीस दे दी, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो जाएगी रिस्टोरेशन। लेकिन अगर आपने पैसा एंड फीस उस साल में नहीं दी तो फिर वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी, ठीक है। तो अगर वो बिफोर एक्सपायरी दे दी तो फिर हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो रिस्टोरेशन होगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज कैंसल्ड, तो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो जाएगी, अदरवाइज हमारी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी। तो ये अपना पॉइंट आ जाता है। अब अपन आते हैं मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो अपन ने क्या पढ़ा था, सीए इन प्रैक्टिस की डेफिनेशन क्या थी, उसमें इंक्लूड होता है मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और सेक्शन 6 क्या बोलता है, अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करता है विदाउट होल्डिंग सीओपी ही वुड बी गिल्टी। सेक्शन 6 का नॉन कंप्लायंस हो गया। अब अपन पढ़ते हैं तो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, तो अगर ऐसा काम करता है इस बंदे को सीओपी लेनी ही लेनी पड़ेगी, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे है। तो अगर कोई भी बंदा इस टाइप के काम करता है देन ही वुड नीड टू टेक सीओपी, ठीक है। तो अगर कोई बंदा पैसा लेता है, ही इन कंसिडरेशन पैसा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बंदे की रिटर्न भरते हो फ्री में, तो देन इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी प्रैक्टिस, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। अगर आप लेकिन पैसा लेते हो तो और आप कौन से काम करते हो, या तो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, या फिर ऑडिटिंग या वेरिफिकेशन की प्रैक्टिस करते हो, है ना। या तो आप ऑफर करते हो या फिर एक्चुअली परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म्स, तो मतलब या तो एक्चुअल में परफॉर्म या फिर ऑफर्स टू परफॉर्म, क्या करते हो आप, ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन की सर्विसेज आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज या असिस्टेंस देते हो रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, मतलब लेट सपोज ईएस में कैसे होनी चाहिए ट्रीटमेंट, इंडेस में कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए, आप ऐसी कंसल्टिंग देते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आप अकाउंटिंग करते हो, ऑडिटिंग वेरिफिकेशन करते हो, या तो आप करते हो या ऑफर करते हो, दोनों परफॉर्म्स और ऑफर्स टू परफॉर्म। तो अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो या ऑडिटिंग करते हो, या फिर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर अपना ओपिनियन देते हो, रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज और असिस्टेंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर, या फिर सच अदर सर्विसेज एज इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल। जो काउंसिल के ओपिनियन में क्या है कि एज मे बी रेंडर्ड बाय द सीए इन प्रैक्टिस। तो अगर आप ऐसी सर्विसेज रेंडर करते हो तो आपको इसे डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी
सर्विसेज MCS। तो अगर आप देखो टू सब क्लॉज वन, सब क्लॉज वन में अपने क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी, सब क्लॉज टू में ऑडिटिंग वेरिफिकेशन, सब क्लॉज थ्री में अकाउंटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड आप प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो, ठीक है। और सब क्लॉज फोर में जो कि काउंसिल की नज़रों में ऐसी सर्विसेज है जो कि एक सिर्फ CA इन प्रैक्टिस दे सकता है, तो आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मानोगे। तो अगर कोई CA किसी CA फॉर्म में काम कर रहा है, अगर कोई CA फॉर्म में काम कर रहा है, तो वो COP होल्ड कर सकता है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ RTL। तो अगर कोई एसोसिएट या फेलो जो कि सैलरीड एम्प्लॉई है ऑफ CA इन प्रैक्टिस, तो मतलब मैं किसी CA फॉर्म में काम करता हूँ, तो मैं वहाँ पे COP होल्ड कर सकता हूँ, बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द RTL असिस्टेंट। तो मैं सिर्फ RTL असिस्टेंट मेरे अंडर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे COP होल्ड कर सकता हूँ। तो देखो अब सब क्लॉज 4 के अंदर MCS डिफाइंड है। MCS में बहुत सारी सर्विसेज आती है, लाइक फिनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें से अपन को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस एंड एडवाइस रिगार्डिंग अमेलगमेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो ये क्या हुआ, एक्टिंग एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर कंपनीज एक्ट। तो अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम करते हो, इसे आपको लिंक करना है कंपनीज एक्ट के साथ। तो अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम करते हो, तो आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। या फिर आप क्या करते हो, एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट टू एन इशू करते हो, तो एडवाइजर बनते हो या फिर कंसल्टेंट बनते हो, तो आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। तो आप या तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हो, या फिर एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट टू एन इशू बनते हो, या फिर लेकिन आप कौन सी सर्विसेज एंटर नहीं कर सकते, मतलब CA इन प्रैक्टिस कौन सी चीज़ें नहीं कर सकता, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ब्रोकर नहीं बन सकता, वो अंडरराइटर नहीं बन सकता, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता। तो वो ब्रोकर नहीं बन सकता, अंडरराइटर नहीं बन सकता, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं बन सकता, है ना। लेकिन वो एडवाइज़र बन सकता है, एडवाइज़र टू एन इशू बन सकता है, एडवाइज़र टू एन इशू बन सकता है, ठीक है। एडवाइज़र बन सकता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है, लेकिन क्या नहीं बन सकता, ब्रोकर, अंडरराइटर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की सर्विसेज भी मतलब उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। तो कोई बंदा अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनता है, ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। या फिर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करता है जो कि बहुत क्लैरिकल इन नेचर है, लाइक कि वो मतलब स्टैट्यूटरी फॉर्म्स को प्रिपेयर करता है, लाइक 15 CA/CB बनाता है और उसके क्लाइंट्स के बिहाफ पे फिल करता है, या फिर वो स्टैट्यूटरी फाइलिंग की डेट्स को मॉनिटर करता है और वो एडवाइस करता है क्लाइंट को ऑफ दोज डेट्स। तो वो या तो देखो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स को भरता है या फिर उन्हें सबमिट करता है, दोनों चीज़ें, या फिर वो डेट्स को मॉनिटर करता है एंड एडवाइस करता है क्लाइंट को ऑफ दोज डेट्स, या फिर वो वर्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज मतलब टाइपिंग वाली सर्विसेज देता है। तो अपना ये पॉइंट हो जाता है, तो उसे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा अगर वो कंसिडरेशन के लिए करता है। इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के लिए अगर कोई करता है तो ये डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, द फंक्शन ऑफ अ GST प्रैक्टिशनर एज स्पेसिफाइड अंडर रूल, इट विल बी डीम्ड टू बी एज इन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो अगर कोई बंदा डिटेल फर्निश करता है आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज की, मतलब GSTR 1 भरता है, या फिर वो मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिटर्न या फाइनल रिटर्न भरता है, या फिर वो डिपॉजिट करता है कैश लेजर में, या फिर वो रिफंड का क्लेम फाइल करता है, या वो ई-वे बिल बनाता है, या फिर GST ITC 04 फाइल करता है, या फिर मतलब वो इंटीमेशन देता है टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो ये सारी चीज़ें क्या मानी जाएगी, दीज विल बी डीम्ड टू बी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। तो अगर वो आउटवर्ड GSTR 1 भरता है, GSTR 3 भी भरता है, चलान जमा कराता है, रिफंड फाइल करता है, ई-वे बिल भरता है, तो ही विल बी डीम्ड टू बी rendering the administrative services and he will be deemed to be in practice if he do it for a consideration। अब अपन 2 clause 2 सब क्लॉज 4, अब अपन ने इनके इसके अंदर एक रेगुलेशन और है। अभी जो ऊपर अपन ने रेगुलेशन पढ़ी थी दैट वाज, तो 2 क्लॉज 4 के अंदर रेगुलेशन 191 भी मतलब इंक्लूड है। वो क्या बोलता है, अगर कोई बंदा अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, उसे हम डीम्ड टू बी मान लेंगे, प्रैक्टिस में मान लेंगे अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अलावा या फिर एम्प्लॉयमेंट के अलावा, मतलब अगर वो एज ए एम्प्लॉय ये काम कर रहा है तो फिर वो डीम्ड टू इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो फिर वो डीम्ड टू इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। लेकिन वो अदर देन एम्प्लॉय या फिर पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे काम करता है, ही विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो कैसे काम करना है, अगर वो लिक्विडेटर एक्ट करता है, ट्रस्टी बनता है, एग्जीक्यूटर बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, आर्बिट्रेटर बनता है, रिसीवर बनता है, एडवाइजर बनता है या रिप्रेजेंटेटिव बनता है
फॉर कॉस्ट इन फिनेंशियल टैक्सेशन मैटर्स, या फिर वो अपॉइंटमेंट लेता है अंडर दी CG या फिर SG और या फिर कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अदर लीगल अथॉरिटी और एक्ट एज अ सेक्रेटरी अनलेस हिज एम्प्लॉयमेंट इज ऑन अ सैलरी कम फुल टाइम बेसिस। तो देखो अगर वो एम्प्लॉई है तो उसे जो पैसा मिलना चाहिए वो सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगर आप एम्प्लॉई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पर्सनल नहीं एम्प्लॉई हो तो आपको जो सैलरी लेनी है वो पार्ट टाइम बेसिस की नहीं होनी चाहिए, वो फुल टाइम बेसिस की होनी चाहिए। तो अगर एम्प्लॉई हो और फुल टाइम बेसिस के एम्प्लॉई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला काम कर सकते हो एंड यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन कैपेसिटी अदर देन पर्सनल कैपेसिटी एंड एम्प्लॉय कैपेसिटी है ना, तो अगर आप काम कर रहे हो तो यू विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और अगर आप ये चीज़ें ऑफर करते हो तो भी आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिए जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना टू क्लॉज 2। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, जहाँ पे वो CA कौन सी सर्विसेज दे रहा है, रिक्रूटिंग पर्सनल, कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉरेन ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। तो ये वाली चीज़ें ना MCS होती है, ये 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 में कवर है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। देयरफॉर मिस्टर A इज मतलब ये क्या है, मतलब ये डीम टू बी इन प्रैक्टिस है। तो अगर ये प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट ऐसी सर्विसेज दे रहा है तो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बट और इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 4। तो ये अपना हो जाता है मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस। अब देखो कंपनीज नॉट टू एंगेज इन CA, मतलब देखो कोई भी कंपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकती एज ए CA। ये वाली चीज़ हमारी कंपनी ऑडिट में भी लिखी होती है, तो वहाँ पे भी ये पॉइंट आता है, लेकिन सेक्शन 25 ऑफ द CA एक्ट भी ये बोलता है कोई भी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, शैल प्रैक्टिस एज ए CA, है ना। कंपनी के अंदर यहाँ पे वो LLP भी आती है जिसके अंडर जो पार्टनर है वो कंपनी है, तो अगर मतलब LLP का एक पार्टनर कंपनी है तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकती। तो कोई भी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो हर डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी पहली बारी में 1000 रुपये का फाइन लगेगा और बाद में 5000 रुपये का फाइन लगेगा। यहाँ पे वो 6 महीने वाला प्रोविजन वाला नहीं है जो सेक्शन हमने 24 में पढ़ा था। तो सेक्शन 24 में तो 6 महीने की जेल की सजा का भी प्रावधान था, लेकिन सेक्शन 25 में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेक्शन 25 में सिर्फ 1000 रुपये की पेनल्टी और 5000 रुपये की ऑन सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन, ये अपना पॉइंट हो जाता है। सेक्शन 141(2) वैसे ऑलरेडी बोलता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करती है तो वही पार्टनर साइन करेगा जो कि CA है ना। अगर फर्म ऑडिटर बनती है देन ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो मतलब अगर कोई नॉन CA पार्टनर है तो वो साइन नहीं कर सकता। अब अपन आते हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 क्या बोलता है, देखो सेक्शन 7 बहुत समराइज मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा CA इन प्रैक्टिस है तो वो सिर्फ डेजिग्नेशन यूज़ कर सकता है, सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट, वो इसके अलावा कोई भी डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकता अगर वो CA इन प्रैक्टिस है। लेकिन अगर वो CA इन सर्विस है तो वो या तो चार्टर अकाउंटेंट यूज़ कर सकता है या फिर कोई एनी अदर, बट दोनों को साथ में यूज़ नहीं कर सकता। मतलब देखो अगर मान लो मैं CA इन सर्विस हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं वो मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो या तो मैं CA यूज़ कर सकता हूँ या मैनेजिंग डायरेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आई एम दी MD ऑफ रिलायंस लिमिटेड, तो या तो मैं CA यूज़ कर सकता हूँ या फिर MD ऑफ रिलायंस लिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ, इन दोनों साथ में नहीं यूज़ कर सकता। तो CA इन सर्विस के लिए ये पॉइंट है। लेकिन अगर CA इन प्रैक्टिस हूँ तो मैं सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं यूज़ करता। ठीक है, तो सेक्शन 7 की समरी अपन ने ऐसे समझ ली। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है, लेकिन इसकी अभी एक एक्सेप्शन है। तो आप देखो प्रेफिक्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मैं नाम के आगे ऐसा लगा सकता हूँ CA नमन मालपानी, चाहे मैं प्रैक्टिस में हूँ चाहे मैं सर्विस में हूँ, तो प्रेफिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन सेक्शन 7 क्या बोलता है, अगर मेंबर प्रैक्टिस में है तो वो कोई भी डेजिग्नेशन नहीं यूज़ कर सकता अदर देन CA, है ना, नॉर ही कैन यूज़ एनी अदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बट अ मेंबर हु इज़ नॉट इन प्रैक्टिस एंड डज नॉट यूज़ द डेजिग्नेशन CA may यूज़ एनी अदर डिस्क्रिप्शन। तो अगर कोई बंदा मतलब सर्विस में है तो वो चाहे तो CA यूज़ कर सकता है या फिर कोई एनी अदर डेजिग्नेशन यूज़ कर सकता है। इसका बेसिकली पर्पस यही है कि देखो CA इन सर्विस मान लो डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर यूज़ करेगा ना। अगर मान लो मैं MD ऑफ रिलायंस लिमिटेड हूँ तो फिर मैं MD ऑफ रिलायंस लिमिटेड यूज़ करूँगा। तो इसलिए उन्हें एक लेवरेज दे दी कि आप CA इन सर्विस हो तो आप इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली नहीं यूज़ कर सकते। इन CA इन प्रैक्टिस क्या है, वो तो CA वाला काम कर रहा है, तो ही कैन यूज़ ओनली द डेजिग्नेशन चार्टर अकाउंटेंट। अब देखो अगर मान लो CA इन प्रैक्टिस को कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी IPO ला रही है तो अब यार उसे एडवाइज़र टू एन इशू बनना पड़ता है, जो CA इन प्रैक्टिस है उसे एडवाइज़र टू एन इशू बनना पड़ता है। अब लेकिन अपन ने क्या पढ़ा, एडवाइज़र टू एन इशू इज़ अ डेजिग्नेशन, लेकिन अपन ने पढ़ा CA इन प्रैक्टिस सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट का ही डेजिग्नेशन यूज़ कर सकता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन यही है जो मैं बात कर रहा था कि वो एडवाइज़र टू एन इशू लिख सकता है। अगर आपने कोई भी प्रोस्पेक्टस देखा होगा तो उसमें CA फर्म का नाम लिखा होता है और नीचे लिखा होता है एडवाइज़र टू एन इशू, तो वो यूज़ कर सकता है।
ठीक है। हाउएवर द नेम एंड एड्रेस ऑफ सच सीए फर्म शुड नॉट अपीयर प्रोमिनेंटली, तो ऐसा प्रोमिनेंटली नहीं आना चाहिए। तो देखो अगर डायरेक्टर ऑफ कंपनीज है, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, पोजीशन इन क्लब्स है, तो आप इसे सीएडी डेजिग्नेशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर मान लो डायरेक्टर ऑफ कंपनी हो और आप सीए इन सर्विस हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप सीए प्लस डायरेक्टर नहीं साथ में नहीं यूज़ कर सकते, साथ में कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो या तो मतलब देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप सीए इन प्रैक्टिस भी हो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, तो आप ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हो। अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हो तो आप सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज़ कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज़ एनी अदर डेजिग्नेशन। तो देखो सीए इन प्रैक्टिस हो तो आप इनमें से कोई भी डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सीए इन सर्विस हो तो आप अगर या तो चार्टर अकाउंटेंट यूज़ कर सकते हो या फिर ये वाली डेजिग्नेशन यूज़ कर सकते हो। आप देखो कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की जो डिग्री है, जैसे मान लो मैं सीए के साथ साथ सीएस भी हूँ, तो वो मैं लगा सकता हूँ, डिग्री लगा सकता हूँ, लेकिन मैं डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकता कंपनी सेक्रेटरी। मैं सिर्फ सीएस लिख सकता हूँ, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ सीएस, लेकिन मैं डेजिग्नेशन कंपनी सेक्रेटरी नहीं यूज़ कर सकता। और मान लो कोई फॉरेन द मेंबर्स आर परमिटेड टू मेंशन मेंबरशिप ऑफ अ फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एमओयू या एमआरए, तो मतलब मैं उनकी क्वालिफिकेशंस भी लिख सकता हूँ जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है कि मैं सीपीए को यूज़ नहीं कर सकता। फर्दर द मेंबर्स आर नॉट परमिटेड टू यूज़ इनिशियल सीपीए ऑन देयर विजिटिंग कार्ड, तो सीपीए अलाउड नहीं है। तो देखो बाकी मैं मतलब डिग्री सारी यूज़ कर सकता हूँ जैसे सीएमए, सीएस, लेकिन मैं डेजिग्नेशन नहीं यूज़ कर सकता। इट इज़ इम्प्रॉपर कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट कंसल्टेंट, मतलब ये डेजिग्नेशन नहीं यूज़ कर सकता। हाँ मैं अपनी डिग्रियाँ बता सकता हूँ कि भाई मैं सीए भी हूँ, मैं सीएस भी हूँ, लेकिन सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैं कॉर्पोरेट लॉयर वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकता, मैं सीपीए भी नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। सच मेंबर शैल हाउएवर नॉट यूज़ एनी डेजिग्नेशन विद द डेजिग्नेशन ऑफ सीए। तो मैं हमने पढ़ लिया कि चार्टर अकाउंटेंट प्लस कंपनी सेक्रेटरी दोनों साथ में नहीं हो सकता, है ना, दोनों डेजिग्नेशन साथ में नहीं हो सकती। अब अपन चलते हैं मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस सेक्शन 27 में कवर है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है मतलब अगर कोई सीए फर्म के दो या दो से ज़्यादा ऑफिसेज है तो ईच ऑफिस शुड हैव सेपरेट सीए इंचार्ज। तो ईच वन ऑफ सच ऑफिसेज शुड बी इन द सेपरेट इंचार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है मेंबर हुआ है, तो चाहे वो मेंबर प्रैक्टिस वाला हो चाहे सर्विस वाला हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डिफरेंट सीए इंचार्ज के अंडर होना चाहिए। तो अगर आपका कोई एम्प्लॉई है तो वो भी मतलब वो एक कवर ऑफिस कर सकता है, समझ लो पॉइंट क्या है। यहाँ पे वो इट शुड बी अंडर द इंचार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर ही इज इन प्रैक्टिस और इज इन सर्विस। तो लेकिन इस ये वाली पॉइंट किन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है हिली एरियाज़ में तो वो प्लेन्स में जा सकता है विंटर के टाइम पे। तो अगर कोई बंदा जैसे हिली एरियाज़ में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो प्लेन्स में जा सकता है कितने महीने के लिए, मैक्सिमम 3 महीने के लिए इन अ ईयर। इस समय रेगुलर ऑफिस आपका बंद नहीं होगा और जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो रेगुलर ऑफिस में ही चलती रहेगी। आप नेम बोर्ड जो है रेगुलर ऑफिस के सामने वाला जो नेम बोर्ड है वो आप हटाओगे नहीं, मतलब नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन द टेम्प्रेरी ऑफिस, मतलब जहाँ पे आप गए हो 3 महीने के लिए वहाँ पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए लगा सकते हो। द नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन द टेम्प्रेरी ऑफिस शुड नॉट बी डिस्प्लेड एट टाइम्स अदर देन द पीरियड ऑफ सच ऑफिस इज परमिटेड टू फंक्शन एज अबव। मतलब आप सिर्फ 3 महीने के लिए टेम्प्रेरी ऑफिस में लगा सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंट मेन ऑफिस में रहेगी जो रेगुलर ऑफिस है, एंड टेम्प्रेरी ऑफिस शुड नॉट बी मेंशन्ड इन द लेटर हेड। उसे मैं लेटर हेड में मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ पे रह रही है, रेगुलर ऑफिस में। तो ऑब्वियसली बात है मैं टेम्प्रेरी ऑफिस का एड्रेस नहीं दे सकता इन माई लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स। तो मैं मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए हिली एरिया से प्लेन एरियाज में आ सकता हूँ एंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एट द रेगुलर प्लेस। यहाँ पे मैं नेम बोर्ड लगा सकता हूँ बट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और यहाँ पे जो रेगुलर ऑफिस पे जो नेम बोर्ड है वो लगा रहेगा, ठीक है, तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एवरी विंटर मुझे इंटीमेट करना है कि मतलब कब मैं ओपन करने वाला हूँ, और जब मैं वो बंद कर दूँ तो मुझे वापस इंटीमेशन देनी है बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, तो मुझे इन्फॉर्म करना है इंस्टीट्यूट को, ठीक है। अब देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, सेपरेट सीए इंचार्ज होना चाहिए, सेपरेट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए। तो देखो मेंबर में क्या आते हैं, पार्टनर भी आते हैं, मतलब जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर पेड असिस्टेंट भी आते हैं, लेकिन पेड असिस्टेंट जो होना चाहिए वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। तो सीए अगर पेड असिस्टेंट है एंड ही इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ही कैन बी इंचार्ज ऑफ द ऑफिस। तो ये सेक्शन 27 बोलता है। अगर मान लो, हाँ अब देखो
लेकिन मान लो जो इंचार्ज है उसे उस जगह पे एटलीस्ट 182 डेज रहना पड़ेगा, तो वो तभी माना जाएगा कि वो वहाँ का इंचार्ज है, तो वो तब माना जाए। सच एसोसिएशन शैल बी डीम्ड टू बी एग्जिस्ट इफ द मेंबर रिजाइड्स इन द प्लेस वेयर द ऑफिस इज सिचुएटेड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, तो उसे 182 दिन वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। हाउ एवर अ मेंबर कैन बी इंचार्ज ऑफ 2 ऑफिसेज इफ दे आर लोकेटेड इन, अब देखो अब अपन एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि देखो पहली एक्सेप्शन अपन ने पढ़ी टेम्पररी ऑफिस, दूसरी एक्सेप्शन पढ़ी कि अगर सेम सिटी में ऑफिस है, सेम सिटी में ऑफिस है या सेम प्रमाइसेस में ऑफिस है। अभी देखो अपन नेक्स्ट एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं कि या तो वो सेम सिटी में ऑफिस है या फिर सेम प्रमाइसेस में है या फिर सेम सिटी में है या फिर ईच सिटी के म्यूनिसिपल लिमिट से जो अगला ऑफिस है दैट इज़ 50 किलोमीटर्स इज़ लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ अ फर्स्ट सिटी। तो अगर मान लो आपका फर्स्ट ऑफिस यहाँ है तो आपको ये वाला डिस्टेंस नहीं देखना, आपको यहाँ की म्यूनिसिपल लिमिट्स देखनी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पकड़ना है। तो 35 + 10 तो 45 किलोमीटर है, तो इट इज़ अलाउड। तो अगर आपका म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट सिटी से लेके अगला ऑफिस इट इज़ विद इन 50 किलोमीटर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये आपका मतलब सेकंड ऑफिस की एक्सेप्शन है कि मतलब एवरी मतलब उसका सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। तो अब अगर मान लो कोई बंदा नेम बोर्ड यूज़ करता है, जैसे लेट सपोज मैं सीए बन गया तो मैंने अपने घर के बाहर ला दिया, मैंने अपने नाम का नेम बोर्ड ला दिया, लेकिन क्या मैं अलाउड है? पहली बात तो हाँ अलाउड है, लेकिन वो फॉर्म का नेम बोर्ड नहीं होना चाहिए। पता चला मैंने क्या लिखा, अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ सीए नमन मालपानी देन इट इज़ अलाउड, लेकिन मैं लिखता हूँ सीए नमन मालपानी फिर लिखता हूँ नमन मालपानी एंड कंपनी, तो देखो वो क्या होगा, वो फॉर्म मान लिया जाएगा। ठीक है, तो देर इज़ नो बार to putting of a name board in the place of residence, ठीक है, provided the name plate or the name board is of an individual member and not of the firm, तो वो फॉर्म की नेम बोर्ड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स ने क्या किया, उन्होंने नेम बोर्ड ऑफ द फर्म लगा दी अपने घर के बाहर, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, मतलब उसे मतलब गिल्टी मान लिया जाएगा, क्योंकि वो नेम बोर्ड ऑफ द फर्म नहीं लगा सकता, वो अपने नाम का सिर्फ नेम बोर्ड लगा सकता है। तो ये द सीए आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो ये अपना पॉइंट हो जाता है। ये अपन ने सेकंड ऑफिस की एक्सेप्शन पढ़ी ली। अब ये क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत इजी है। अब देखो केवाईसी नॉर्म्स, तो जब आपके पास कोई नया क्लाइंट आए, ठीक है, दीज केवाईसी नॉर्म आर मैंडेटरी इन नेचर एंड शैल अप्लाई इन ऑल असाइनमेंट्स पर्टेनिंग टू द अटेस्टेशन फंक्शन। तो जिसमें अटेस्ट करना है अपन को, तो उनमें केवाईसी नॉर्म्स विल अप्लाई। तो अगर इंडिविजुअल या फिर प्रोप्राइटर है तो आपको क्या क्या लेनी है, देखो 2 इन्फॉर्मेशन होती है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक होती है एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं बोलूँ अगर इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर है तो आपको नाम, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, बिजनेस का क्या डिस्क्रिप्शन है या फिर कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो दो पॉइंट है ना, बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंड कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ये हर में आने वाला है। तो आप ये माइंड में रख लेना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी पिछले साल की, बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंड टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ये हर जगह आने वाला है, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एंटिटी है तो जनरल इन्फॉर्मेशन, नाम एंड एड्रेस ले लो, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेरेंट कंपनी कौन है अगर आप सब्सिडरी कंपनियाँ ऑडिट कर रहे हो, तो एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में पैन नंबर, डिन नंबर, डायरेक्टर का नाम एंड पता एंड कंपनी का सिन नंबर। ठीक है, डिन नंबर, सिन नंबर। अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो आपको नाम, पता, पैन नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनर के नेम एंड एड्रेसेस एंड एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन आ रही है इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, जहाँ पे सिन नंबर, डिन नंबर, डायरेक्टर्स नेम्स एंड एड्रेसेस एंड कंपनी का पैन नंबर आ रहा है। बाकी सब में जनरल इन्फॉर्मेशन और एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं बोलूँ इंडिविजुअल के केस में 2 इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में जनरल इन्फॉर्मेशन एंड एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में जनरल इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन एंड एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन। अब अपना आ जाता है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। तो देखो अगर कोई भी बंदा गिल्टी है तो वो देखो इस फ्लो में जाएगा, है ना। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या बोलता है, जो भी अगर कोई मेंबर के खिलाफ कोई भी केस आता है तो वो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और वो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास जाएगा और वो फिर वो प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाएगा कि वो गिल्टी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले कंप्लेंट अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब फी अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द आईसीआई वो किसके पास जाएगी, डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास। फिर वो डिसाइड करेगा कि भाई ये गिल्टी है या नहीं है, अगर है तो कौन से स्केड्यूल का ऑफेंस है, फर्स्ट शेड्यूल का है, सेकंड शेड्यूल का है या फिर दोनों शेड्यूल का है। ठीक है, तो अगर वो गिल्टी है तो या तो
सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल का है तो वो रेफर कर देगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। अगर वो सेकंड शेड्यूल या दोनों का है तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास रखेगा। तो देखो सबसे पहले किसके पास मैटर आया, डिसिप्लिन डायरेक्टरेट के पास। इसने फिर देखा गिल्टी है तो फर्स्ट शेड्यूल का है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास, अदरवाइज डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। और अगर उसे लगता है कि नहीं है वो बंदा गिल्टी नहीं है तो वो क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अब देखो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या कर सकता है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगता है कि यार ये मैटर ना सेकंड शेड्यूल या दोनों का है तो वो क्या करेगा, डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर कर देगा, ठीक है। या फिर वो उसे लगेगा यार कि है ना इस बंदे ने गलत किया, मतलब डायरेक्टर डिसिप्लिन को वापसी देखना चाहिए कि ये गिल्टी है या नहीं है, तो वो एडवाइस कर सकता है डायरेक्टर डिसिप्लिन टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास आया तो वो या तो वापस डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास भेज सकता है, और अगर मान लो वो फर्स्ट शेड्यूल का ही है ऑफेंस तो उसे लगता है कि इसने ऑफेंस किया है और वो फर्स्ट शेड्यूल का ही है तो वो खुद ही प्रोसीड कर सकता है। तो अगर मैं बोलूँ, ध्यान से समझा, सबसे पहले है डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास। अगर उसे लगता है गिल्टी है तो अगर फर्स्ट शेड्यूल का है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, अगर सेकंड शेड्यूल या बोर्ड का है तो उसने कर दिया डिसिप्लिनरी कमेटी। लेकिन अगर डायरेक्टर अपना क्या बोलते हैं, डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास आया और फिर अगर उसे लगता है कि नहीं गिल्टी है तो फिर वो फर्दर जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को भी लगता है नहीं गिल्टी है तो वो छोड़ दिया जाएगा उस बंदे को, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसे लगता है कि वो फर्स्ट शेड्यूल का है तो वो खुद ही प्रोसीड कर देगा, अगर सेकंड शेड्यूल है बोर्ड का है तो डिसिप्लिनरी कमेटी को दे देगा। अगर उसे लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो वापस डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को रेफर कर देगा, ठीक है। अब देखो अगर कोई बंदा फर्स्ट शेड्यूल के ऑफेंस का गिल्टी होता है तो उसे या तो रेप्रीमेंड किया जाएगा, उसका नाम रिमूव किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है 1 लाख रुपए तक का। सिमिलर अगर सेकंड शेड्यूल में हो तो आपको डांट पड़ सकती है, रेप्रीमेंड किया जा सकता है, आपका नाम परमानेंटली रिमूव हो सकता है। इधर कितना हो सकता है, 3 महीने तक मैक्सिमम, यहाँ पे परमानेंटली रिमूव हो सकता है और आपके ऊपर फाइन लग सकता है 5 लाख रुपए, यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए लग सकता है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल, मतलब 1 लाख 5 लाख 3 महीने अनलिमिटेड टाइम एंड रेप्रीमेंट वो दोनों में ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से बंदे अग्रीव्ड हो सकते हैं, या तो मेंबर अग्रीव्ड हुआ जिसके खिलाफ एक्शन हुआ, या फिर डायरेक्टर डिसिप्लिन अग्रीव्ड हुआ। तो एनी पर्सन, ठीक है, अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी, तो इन दोनों के ऑर्डर से कोई भी बंदा अग्रीव्ड हो सकता है। देखो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने क्या बोला होगा, या तो मेंबर गिल्टी है तो मेंबर अपील में चल जाएगा, दूसरे में क्या बोला होगा, मेंबर गिल्टी नहीं है तो डायरेक्टर डिसिप्लिन अपील में चल जाएगा। तो डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, तो वो अपील कर सकते हैं विद इन 40 डेज, और जो अपीलेट अथॉरिटी है तो वो या तो कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है ना। वो इम्पोज कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, एनहांस कर सकती है पेनल्टी को, ठीक है। और वो वापस से रेमिट भी कर सकती है केस, ठीक है। रेमिट मतलब तुम वापसी देखो, ठीक है, रेमिट द केस टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी, या फिर वो ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है एज इट थिंक्स फिट। तो ये अपना हो जाता है कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। होप यू हैव लाइक द वीडियो। देखो अब मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अपन मतलब कैसे चीज़ों को रिटेन करें। देखो अब अपना चैप्टर का पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया, जिसे समझ आ गया वो जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि अपन चीज़ों को कैसे रिटेन करें। तो देखो जैसे आपने समझ लिया कोई चीज़ को तो आप क्या करो, उसकी समरी बनाओ। जैसे मैंने क्या किया, जैसे अब इन सेक्शंस की मैंने समरी बना दी, तो अब फिर क्या करो, इसे ऑल्टरनेटिव डेज या फिर मतलब विद इन अ वीक रिवाइज करने की कोशिश करो। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो आपने पढ़ा उसे समराइज़ करो। समराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी शुड मतलब सबसे पहले हमने समराइज़ किया उस चीज़ को, एंड देन वी शुड रिवाइज इट विद इन मैक्सिमम 1 वीक। तो हमें उसे रिवाइज करना है। तो इसी तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब हमें चीज़ें याद रहेगी। और हमने अगर 2-3 बार ऐसा कर दिया ना तो हमारे फिर वो हमेशा याद रहेगा। जैसे मुझे अब हमेशा याद रहता है, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा प्रोसीजर फॉलो, पहले मैंने उसकी समरी बनाई, फिर मैं उसे रिवाइज करता था मतलब विद इन अ वीक। तो फिर क्या होता था, वो माइंड में बैठ जाता था, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये ही एक सॉल्यूशन है जिससे आप मतलब रिटेन रख पाओगे चीज़ों को। तो थैंक्स अ लॉट, होप यू हैव लाइक द वीडियो।